हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो स्टडी बेस्ट 41 के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग क्लास 12th की एक यूनिट जेनेटिक्स को लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग जेनेटिक्स पूरे चैप्टर को बहुत ही आराम से बेसिक लेवल से पूरे हायर लेवल तक डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से नीट के लेवल तक हम इसमें पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही छोटे छोटे होंगे, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट ऐसे वीडियो हो ये बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना दोनों आसान रहे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हम लोग जेनेटिक्स टर्म देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इनहेरिटेंस को समझेंगे, हेरिडिटी को समझेंगे, वेरिएशन क्या होता है इसको देखेंगे, और हेरिडिटी जो होता है वो लाइक बिगेट्स लाइक्स के फॉर्म में चलता है, इसको कैसे होता है ये भी हम थोड़ी सी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिकल कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। देखिए, मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर जो कैरेक्टर आए वो कैसे आए इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। आपके अंदर आपके पेरेंट्स से जैसे कैरेक्टर गए उसके हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आप में कैसे ट्रांसफर हुए। देन वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स, जैसे जेनेटिक्स को ऊंचाइयों तक ले जाने में जिन जिन साइंटिस्ट्स का योगदान रहा हम उनके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसको अपनी जनरेशन इस धरती पर मेंटेन करके रखनी है तो उसको लगातार एक प्रोसेस करते रहने की ज़रूरत है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं जी? रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन में क्या होता है साहब, जरा इसको बताइए। देखिए, रिप्रोडक्शन में कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या बनाता है, वो ऑफस्प्रिंग बनाता है। मैंने क्या बोला? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या जनरेट कर लेते हैं? ऑफस्प्रिंग जनरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि पेरेंट अपने जैसे कुछ कैरेक्टर्स को अपने बनाने वाले ऑफस्प्रिंग में डाल देता है। मैंने क्या बोला? पेरेंट का कुछ कैरेक्टर इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान किस में चला जाता है? ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर कहाँ चले जाते हैं? ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। कब? रिप्रोडक्शन के दौरान चले जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनी उसमें पेरेंट्स के ही कुछ कैरेक्टर आए हैं और इसी कैरेक्टर के ट्रांसफर के प्रोसेस को, मैंने क्या बोला? इसी कैरेक्टर के ट्रांसफर के प्रोसेस को, ट्रांसफर कहां से होगा? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। तो जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ है, इसी ट्रांसफर होने के प्रोसेस को ही हम लोगों ने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या है? इनहेरिटेंस। क्या नाम है जी? इनहेरिटेंस। तो समझिएगा जरा, इनहेरिटेंस क्या चीज है। पहली बात तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या बात करते हैं कि पेरेंट जब रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बनाता है तो उस दौरान पेरेंट जो भी कैरेक्टर अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है वो जिस प्रोसेस से करता है उसी प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया, इनहेरिटेंस। ठीक है जी, क्लियर रहिएगा। इनहेरिटेंस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई, मैं इसको लिख भी देता हूं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, मैं यहां पर लिख देता हूं। इनहेरिटेंस क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को जानिएगा। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग है। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसी को क्या कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, सॉरी यहां पे प्रोसेस होगा। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, मैं यहां पे इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या गए? कैरेक्टर्स गए। किससे? जिस प्रोसेस से गए कैरेक्टर्स, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस।
तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, जिस प्रोसेस से इस कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इनहेरिटेंस नाम दे दिया। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हम तो इसको हेरिडिटी पढ़ते थे कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर गया उसको हेरिडिटी कहते हैं। देखिए इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, यही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर जाते हैं, जिस प्रोसेस से जाते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, इनहेरिटेंस नाम दे दिया। अब सुनिएगा, एक पेरेंट था, उससे कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होकर किसमें आ गया, ऑफस्प्रिंग में आ गया, ठीक है। अब जब ये अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा, जब ये अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा, अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। ये कब की बात मैं कर रहा हूं, जब ये अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर आए होंगे और इसके कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर आए होंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बात कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने और अपने दादाजी के कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बात कर सकता हूं। आप अपने और अपने दादाजी के कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बात कर सकते हैं। यानी कि एक कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर हम कैरेक्टर्स के इवैल्यूएशन की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं कि पहले जनरेशन से दूसरी जनरेशन या फिर तीसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए वो कैसे गए, यानी कि वो कैसे गए, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब हम उन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि यहां से कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होकर इस जनरेशन तक आया और इस जनरेशन से जब इस जनरेशन तक गया तो इस जनरेशन और इस जनरेशन में क्या कैरेक्टर सिमिलर हैं और क्या कैरेक्टर डिससिमिलर हैं। जैसे दादाजी बहुत टॉल थे लेकिन लड़का बहुत टॉल नहीं है, दादाजी टॉल थे तो पिताजी टॉल हैं। ये क्या है, ये इसके और इसके कैरेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन करने का प्रयास कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दोनों में अंतर है कि जब आप कैरेक्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तो उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, और जब वही कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हेरिडिटी को मैं लिख देता हूं। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी is the transfer of characters from parents to offspring। और ये ट्रांसफर है, अब यहां पे मैं एक चीज और फिर हाइफन लगाऊंगा, यहां पे हाइफन नीचे की तरफ लगाऊंगा। हेरिडिटी इज द, सॉरी यहां पे स्टडी, मैंने जानबूझकर इस जगह और इस जगह दोनों जगह अलग अलग, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा। मैं आपको अंतर समझाना चाहता था कि ये क्या है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जबकि हेरिडिटी स्टडी है। जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गए थे, अगर हम उन्हीं कैरेक्टर्स की स्टडी करने लगे दो डिफरेंट जनरेशंस में तो हम कहते हैं कि ये हेरिडिटी है, कि इस जनरेशन और इस जनरेशन में कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उन दो जनरेशन की हेरिडिटी को स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम हेरिडिटी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, अब ये बात आप समझ गए। अच्छा, जैसे समझिएगा, मैं क्या कहता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत क्या होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे क्या जनरेट होता है, ऑफस्प्रिंग। वैसे ही इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, वैसे ही इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और उसी से क्या आता है, हेरिडिटी आती है। उसी से क्या आती है, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस और इसी प्रोसेस से हम क्या जान पाते हैं, हेरिडिटी जान पाते हैं। तो हम अगर कहीं ये लाइन लिखी मिल जाए कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस एंड हेरिडिटी इज द इफेक्ट, तो ये बात सच्ची है, क्योंकि इनहेरिटेंस अगर नहीं होता, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो ही नहीं पाते तो हम हेरिडिटी की बात ही नहीं कर पाते। इसलिए एक लाइन अगर मैं और बोल दूं कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस एंड हेरिडिटी इज द इफेक्ट, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को हम और आप मिलके समझ चुके हैं। इनहेरिटेंस हमने देख लिया, हेरिडिटी को हमने जान लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके पिताजी में और आप में कुछ तो डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं। आपके जैसा आपके पिताजी थे, आप एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं हो। आपके पिताजी आपके दादा जैसे नहीं थे, उनके में कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर आया होगा। तो इसका मतलब है जब भी
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर बन जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कोई पेरेंट्स था, उसने अपनी क्या बनाई, ऑफस्प्रिंग बनाई। ऑफस्प्रिंग मतलब उसका SPRING, एक पेरेंट्स था, उसने क्या बनाई, अपनी ऑफस्प्रिंग बनाई। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ डिससिमिलैरिटीज आई होंगी। क्या आई होंगी, डिससिमिलैरिटीज। जैसे मैंने भी बताया, दादाजी बहुत लंबे थे लेकिन पिताजी भी लंबे थे, लेकिन जो बच्चा हुआ, मतलब दादाजी का जो पोता हुआ, वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया। यानी कि कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गए तो कुछ ना कुछ बदलाव हो गया उनके अंदर। ठीक है, दादाजी का स्किन टोन वाइट था लेकिन जो पिताजी थे उनके स्किन टोन थोड़ा सा डार्क था। तो यानी कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो हो सकता है कि उनके कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो उन कैरेक्टर्स में कुछ डिससिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं और उसी डिससिमिलैरिटीज को हम लोग एक नाम दे देते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, इट इज द डिससिमिलैरिटीज या फिर इट इज द चेंज विच वी सी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट से जब कोई ऑफस्प्रिंग बनती है तो जो बदलाव देखने को मिलता है वही क्या है, वेरिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएशन की बात करना चाहूँ, मैं यहाँ पे किसकी बात करना चाहूँ, वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन जरा लिख, वेरिएशन क्या है इस चीज़ को समझते हैं। वेरिएशन, इट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जिस अमाउंट में बदलाव देखने को मिला है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वेरिएशन नाम दे दिया। तो हमने 3 पॉइंट्स देख लिए। इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ तो जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ उसको इनहेरिटेंस बोल दिया। हेरिडिटी क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब हम कैरेक्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं, इवेल्युएशन करना चाहते हैं, उसी को हमने क्या बोल दिया, हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर कहीं ये लिखा मिल जाए हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनहेरिटेंस की स्टडी तो हम करते हैं किसमें, हेरिडिटी में। जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए अगर हम उसकी स्टडी करने लगे तो यही तो हेरिडिटी है, और कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने को ही तो इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसका मतलब हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। तो जब यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जाएंगे और कुछ ना कुछ बदलाव लेके जाएंगे। तो हमेशा जब भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की हम बात करेंगे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की बात करेंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होगा, यानी कि इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस होगा। उसके साथ साथ जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी आएगा, और इसी बदलाव को हमने क्या नाम दे दिया, वेरिएशन नाम दे दिया। कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स गए तो इनहेरिटेंस, और उन कैरेक्टर्स के जाने में जो बदलाव आया, उन कैरेक्टर्स के जाने के बाद जो बदलाव आया, चेंजेस आया, उसको हमने वेरिएशन कह दिया। और इसी दोनों पॉइंट को मिला के एक टर्म बनता है जिसको हमने क्या कह दिया, जेनेटिक्स। क्या कह दिया, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कुछ और नहीं है साहब, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स है क्या, बेसिकली जो जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया, ये जेनेटिक्स क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स के जाने और उसके दौरान उसमें जो बदलाव आया है, हम इस पूरे चीज़ की जब हम स्टडी करना का प्रयास करते हैं तो वही किस यूनिट में इस चीज़ की स्टडी की जाती है, जेनेटिक्स में इसकी स्टडी की जाती है। तो समझ गए साहब जेनेटिक्स क्या है, बेसिक बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर और उसमें ट्रांसफर होने के बाद जो उस ऑफस्प्रिंग में चेंज आए पेरेंट्स से, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी दोनों यूनिट को साथ में पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स बन जाती है। तो व्हाट इज जेनेटिक्स लिख लेंगे आप लोग, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। और इसी जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहली बार किसने दिया, डब्ल्यू बेटसन ने दिया। किसने दिया, डब्ल्यू बेटसन ने दिया। ठीक है जी, तो हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, जेनेटिक्स हमने टर्म देख लिया कि जेनेटिक्स होती क्या है और इसको दिया किसने, डब्ल्यू बेटसन ने दिया जेनेटिक्स टर्म, और होती क्या है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। अब एक बात बताइए, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ह्यूमन हूँ तो मैं ह्यूमन को पैदा करूँगा,
एलिफेंट है तो एलिफेंट को पैदा करेगी, मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री को बनाएगा। ऐसा तो है नहीं आम के पेड़ पे इमली लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, अपने जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाने की ताकत रखता है और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसा है वो अपने ही जैसे को बनाता है, जैसे वो है वो अपने ही जैसे को बनाता है। इसी को कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, जो जिस प्रकार का है उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो जैसा है वो वैसा बनाता है। तो लाइक बिगेट्स लाइक मतलब पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग जब हम जाएंगे तो जो पेरेंट था, जैसा पेरेंट था वैसे ही उसने ऑफ स्प्रिंग बनाने का पूरा प्रयास किया और वैसे ही ऑफ स्प्रिंग लगभग बन के आई। तो हम कहते हैं ह्यूमन है तो ह्यूमन को बनाया। तो यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब हम गए तो हमको सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। इसी को हम कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसा बना रहा है। तो हेरिडिटी जो है एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में हम कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो वो लाइक बिगेट्स लाइक के प्रोसेस पर हमको स्टडी करने को मिलती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स गए थे तो वो पेरेंट्स के ही सिमिलर कैरेक्टर्स ही ऑफ स्प्रिंग में गए होंगे, पेरेंट्स के सिमिलर ही ऑफ स्प्रिंग भी बनी होगी। ठीक है, सिमिलर बनी है, टू कॉपी नहीं बनी, क्लोन नहीं बनी, सिमिलर बनी। मैंने बार बार कहा सिमिलर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट कर लिए, ये वाला पॉइंट कवर हो गया, ये वाला पॉइंट। अब 2 पॉइंट हमारे बचे हैं, उसको हम लोग मैं इसको रब करने वाला हूं, जिसको लिखना है जो लिख ले। चलिए मिटाता हूं। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स डेवलप कैसे होते हैं। देखिए हम सारी बातें करेंगे, जीन क्या होता है, लील क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास 10th पास आउट हैं तो आपको जीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि अगर कोई भी कैरेक्टर डेवलप करना है तो जीन उसकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं अगर किसी कैरेक्टर को हमें डेवलप करना है, हाउ टू डेवलप अ जेनेटिकल कैरेक्टर, इस चीज़ को देखते हैं। किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए अगर हमको पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग कोई भी कैरेक्टर भेजना है, कोई भी कैरेक्टर भेजना है तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, जीन। यानी कि पेरेंट में भी जीन होना चाहिए, तभी वो जीन ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, पेरेंट में जो जीन थे वही ट्रांसफर होंगे किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। क्या ट्रांसफर होंगे, पेरेंट से ही जीन ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे, ऑफ स्प्रिंग में। तो बेसिक यूनिट जो कैरेक्टर को बनाती है वो क्या है, जीन। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर को डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, जीन होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, हो सकता है आपके अंदर जीन तो आ गया है पेरेंट से, लेकिन फिर भी आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। यानी कि केवल जीन का होना ही जरूरी नहीं है किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए, जीन का प्रेजेंट रहना तो जरूरी है, उसके साथ साथ इट शुड एक्सप्रेस, यानी कि जीन का एक्सप्रेस होना भी उतना ही जरूरी है अगर किसी कैरेक्टर को हमको डेवलप करना है। तो जीन का होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी है। तो अगर किसी कैरेक्टर को हमें बनाना है, जैसे टॉलनेस का कैरेक्टर पेरेंट में था, ऑफस्प्रिंग में भी डेवलप करना है, तो जीन का केवल होना ही जरूरी नहीं है। टॉलनेस के जीन तो आ गए पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी है। तो जीन का होना मतलब अगर किसी कैरेक्टर को बनाना है तो जीन रहना चाहिए और वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने सुनी होगी कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं अरे ये बिना सीजन की लौकी है, इसको लोगों ने इंजेक्शन लगा के उगाया है। उसका मतलब क्या है, रातों रात वो मतलब इतनी बड़ी, रात को इतनी बड़ी थी, बतिया टाइप की थी, इतनी बड़ी, गाँव में कहते हैं बतिया है अभी, मतलब बहुत छोटी सी लौकी है, अभी ग्रोइंग फेज में है। तो उसमें रात लोगों ने क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगा के सुबह देखा तो इतनी बड़ी हो गई। तो रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वो लौकी इतनी बड़ी से इतनी बड़ी हो गई। अगर हम उसको नेचुरली उगने देते तो महीने भर में इतनी बड़ी होती, लेकिन एक रात में उसने ऐसा कन्वर्जन क्यों कर लिया, यानी कि हमने कुछ तो ऐसा दिया होगा कि वो इतना जल्दी उसने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, एक महीने में वो क्यों इतनी बड़ी होती, क्योंकि उसको धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट मिलता जिससे उसका जीन एक्सप्रेस करता स्लोली और वो क्या होती, लौकी धीरे धीरे बड़ी होती। यानी कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट उसको ऐसा मिल गया कि उसका जीन जो एक महीने में एक्सप्रेस होने वाला था वो रातों रात हो गया। तो बेसिक बात क्या है, जीन के एक्सप्रेशन के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी कि अगर आपने इन्वायरमेंट सुटेबल दे दिया तब तो जीन तुरंत एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर इन्वायरमेंट ही सुटेबल नहीं दिया तो आपके अंदर जीन भी है और वो एक्सप्रेस भी होना चाहता है, लेकिन अगर आपने इन्वायरमेंट ही नहीं दिया तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। एक और उदाहरण देता हूं, आप खूब छांव में रहिए, दिन भर घर में रहिए, आपकी स्किन टोन व्हाइट होने लगती है। वहीं अगर आप दिन भर धूप में टहलिए, दिन भर धूप में टहलिए, आपकी स्किन टोन डल होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। ऐसा क्यों, जीन
तो तब भी था। इसको बोलते हैं मेलेनिन जीन। मेलेनिन एक जीन है जो आपकी स्किन के टोन के कलर को डिसाइड करता है। तो मेलेनिन का जो जीन था वो तो आपके अंदर पहले से प्रेजेंट था, लेकिन जब आप रूम में रहते थे, कमरे में रहते थे, बाहर नहीं जाते थे, तो वो एक्सप्रेस नहीं होता था, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जो उसको एक्सप्रेस होने के लिए चाहिए। लेकिन जब आप बाहर गए, कमरे से बाहर गए, तो आपको धूप लगी, गर्मी पड़ी, तो धूप और गर्मी उस जीन के लिए एक सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन थे, और जब उसको वो एनवायरमेंटल कंडीशन मिली तो वो एक्सप्रेस हो गया। इसी को कहते हैं कि जीन को एक्सप्रेस होने के लिए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीन होना भी चाहिए और वो एक्सप्रेस होना चाहिए, और एक्सप्रेस होने के लिए फॉर एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है जी, तो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए, हमने बात कर ली कि जीन कैसे कोई जेनेटिकल कैरेक्टर डेवलप होगा। कोई भी जेनेटिकल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जीन होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें हम कैरेक्टर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जीन होना चाहिए। जीन होने के साथ साथ वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर एक्सप्रेस नहीं होगा तो होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तो कैरेक्टर बनने से रहे। तो जीन होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए? सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, ताकि वो जीन एक्सप्रेस हो सके। ठीक है जी, ये चीज़ लिख लेंगे आप पूरी की पूरी कि कैसे कोई जेनेटिकल कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हमने देख लिया। अब हम कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिसको लिखना लिख लो फटाक से। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलें अब अगला पॉइंट अपना आता है सम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स, जिसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। देखिए, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं और साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, और ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब की बात ना करें तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म हैं, यही वो प्राणी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करने का कोशिश किया कि कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इसकी स्टडी करने के अगर किसी ने सबसे पहली बार प्रयास किया तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब थे। इन्होंने किस पे काम किया? वर्कड ऑन पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था, और इन्होंने पी प्लांट पे काम करके बहुत सारी इनहेरिटेंस के लॉज भी दिए। ठीक है, हम उन लॉज को आगे पढ़ेंगे। इसी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस को सबसे पहली बार स्टडी करने की प्रयास किया, और इसके बाद ही लोगों ने इनके रिसर्च को देखते हुए या फिर इन्हीं के रिसर्च के हिसाब से लोगों ने जेनेटिक्स को और ऊंचाइयों पर लोग ले गए। लेकिन बेसिक बात यह है कि सबसे पहले अगर किसी ने इनहेरिटेंस की स्टडी करने का प्रयास किया, वेरिएशन को देखने का प्रयास किया, तो कौन थे? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब से, जीजे मेंडल। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं अपने डब्ल्यू बेटसन। देखिए, जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? मेंडल साहब को। और उसी के साथ साथ मॉडर्न जेनेटिक्स, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ऐसा क्यों है? देखिए, मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस की स्टडी तो की, लेकिन जो आज हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस अलील, तो ये सारी चीज़ें को अगर किसी ने देने का प्रयास किया, इन सारी चीज़ों को, इन टर्म्स को अगर किसी ने समझाया, किसी ने दिया, तो वो कौन थे? डब्ल्यू बेटसन थे। इसीलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, क्योंकि आज जो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो इन्हीं के दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने ही टर्म दिया था, टर्म्स सच एज जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस वॉज गिवन बाई हिम। इन्होंने ही ये टर्म्स दिए थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात हमने देख ली। चलिए अब तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं। तीसरे साइंटिस्ट आते हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, ये एम है, टी.एच. मॉर्गन। देखिए, इनको हम लोग एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर नहीं है। ऐसा क्यों?
देखिए जो जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें जितने भी अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट है, देखिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उस पर इन्होंने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए और उसके अलग रिजल्ट निकल के आए। इन्होंने जो डेफिनिट लॉज जेनेटिक्स के दिए गए थे उन लॉज को गलत प्रूव किया, एक यूनिक ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला पे अप्लाई करके। वो लॉज गलत आते थे उस ऑर्गेनिज्म पे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके उन लॉज को देखने का प्रयास किया अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे, इसीलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये यूनिक वर्कड ऑन, इन्होंने बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म पे काम किया था जिसका नाम क्या था? यूनिक ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया, इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड साइंटिस्ट अपने हो गए। और फोर्थ साइंटिस्ट जो आते हैं वो है ए गैरॉड। ए गैरॉड, देखिए ए गैरॉड को हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप की जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, पहली बार अगर किसी ने स्टडी करने का प्रयास किया था तो ए गैरॉड साहब थे। एल्केप्टोन्यूरिया, ये वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो ह्यूमन में बाय बर्थ पाई जाती है। देखिए जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ज़्यादातर बाय बर्थ पाई जाती हैं और डेथ तक रहती हैं, और इसको सबसे पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने डिस्कवर किया था जेनेटिकल डिसऑर्डर को तो वो ए गैरॉड थे। और इन्होंने ह्यूमन में जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और जेनेटिकल डिसऑर्डर को तो खास करके। तो इन्होंने फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम। तो इन्होंने ही पहली बार फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी, कौन सी बुक? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस बुक में क्या था? ये बताना चाहते थे कि पैदाइशी बच्चों में कैसे बचपन से ही कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी चलते हैं, मेटाबॉलिज्म की दिक्कत से, मतलब मेटाबॉलिक पाथवे उनमें ब्लॉक हो जाता है या फिर मेटाबॉलिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से कैसे बच्चों में पैदाइशी से पूरे जीवन तक जो प्रॉब्लम रहती है उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया अपनी इस बुक में, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि एक कंसेप्ट पे बेस्ड थी। वो कंसेप्ट था वन म्यूटेंट जीन वन जेनेटिकल डिसऑर्डर, मतलब एक जीन में अगर दिक्कत आई तो वो एक डिसऑर्डर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा पूरा टॉपिक। हमने जेनेटिक्स टर्म भी देख लिया। किसने दिया था जेनेटिक्स टर्म? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। ठीक है, जेनेटिक्स होता क्या है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही जेनेटिक्स बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स जाते हैं उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जो पेरेंट्स ऑफ हिस्ट्री में कैरेक्टर्स गए उनकी स्टडी को ही हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन क्या है? पेरेंट्स ऑफ हिस्ट्री में जो कैरेक्टर्स गए उसमें जो बदलाव आया उसको वेरिएशन कहते हैं। और पेरेंट्स ऑफ हिस्ट्री में जब भी कोई कैरेक्टर्स जाते हैं तो लगभग पेरेंट्स जैसे जाते हैं। कहने का मतलब जो जैसा ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसलिए हम कहते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, उसके बाद जेनेटिकल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए जीन होना चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होने के लिए सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमने देख ही लिया, 4 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इन्होंने पी पे काम किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस जैसे टर्म्स को देने का काम किया। और टी.एच. मॉर्गन, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला पे काम किया जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। देन ए गैरॉड साहब, इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया उसको भी डिस्कवर किया और ह्यूमंस पे जेनेटिक्स की स्टडी इन्होंने ही करना चालू किया। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका नाम था इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर वन मेटाबॉलिक डिस्टर्ब पाथवे की कंसेप्ट पे इन्होंने ये बुक लिखी। और यही आज हमारा पूरा टॉपिक था जेनेटिक्स का। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।